हाय गाइज, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम आपके लिए लाए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर पादप परिचय जैव प्रौद्योगिकी का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पादप परिचय जैव प्रौद्योगिकी पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, साथ में टेलीग्राम चैनल की, जिस पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और साथ में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके और उनके लिए भी परीक्षा में लाभदायक साबित हो। दोस्तों, हम जो प्रश्न आपके लिए लाते हैं, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में निरंतर आते या पूछे जा चुके हैं। इसीलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आने की संभावना है। क्योंकि इस बार आपकी लिखित परीक्षा होने को है, तो आप ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि इस बार विकल्प ही नहीं है, बल्कि आपको रिटन एग्जाम में देना पड़ेगा कि प्रश्न किस तरीके का, उसको आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों, पार्ट 1 की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पराजीवी पौधे या फसल से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न आपका CSJMU में 2014, 15, 16, 17 में लगातार पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पराजीवी पौधे या फसलों का सीधा अर्थ उन पादपों से होता है जिनको संवर्धन तकनीकी से उगाया जाता है, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के तहत उगाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल में उनमें नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त मनोवांछित जीन प्रविष्ट किए जाते हैं, अर्थात जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, इसके तहत जो पौधे हैं उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें जीन प्रविष्ट यानी कि जीन आप स्थापित कर सकते हैं, जिसे रोग रोधिता, कीट रोधिता और विषाणु रोधिता जैसे गुणों का समावेश होता है। और इन गुणों का कार्य क्या होता है? जैसे रोग रोधिता, कीटाणु रोधिता, रोग जैसे कि पौधे में रोग नहीं लगेंगे और कीट भी उस पौधे को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। विषाणु रोधी भी होते हैं, जैसे गुणों का समावेश किया जाता है। इनसे भरपूर फसलें ली जा सकती हैं और पौष्टिकयुक्त प्रोटीन डाली जाती है, जो और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने में भी इन्हें सक्षम बनाया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी या तूफान जैसे आदि का भी कोई इन पर प्रकोप ना पड़े, इसलिए पराजीवी पौधे उन्हें कहा जाता है जिनका जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल से जीनों में अतिरिक्त प्रविष्ट मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराए जाएं। अर्थात सब सीधी बात है कि परजीवी किसे बोलते हैं? परजीवी पौधे। तो परजीवी पौधे उन्हें बोलते हैं जिनको संवर्धन तकनीकी द्वारा उगाया जाए। किस तकनीकी द्वारा? संवर्धन तकनीकी द्वारा। जिन पौधों को संवर्धन तकनीकी द्वारा उगाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पराजीवी पौधे कहते हैं। दोस्तों, समझ गए कि पराजीवी पौधे या फसल से आप क्या समझते हैं? तो पराजीवी फसलों का सीधा अर्थ उन पादपों से जिनको संवर्धन तकनीकी से उगाया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल से उनमें मनोवांछित जीन प्रविष्ट किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, जैव रूपांतरण क्या है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैव रूपांतरण क्या है या जैव रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार करिएगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि जैव रूपांतरण क्या है। तो जैव रूपांतरण बाहिर्जात यौगिकों का पादप कोशिकाओं या अन्य जैविक कारकों द्वारा रूपांतरण जैव रूपांतरण कहलाता है। जैव रूपांतरण किसे कहते हैं? तो जैव रूपांतरण बाहिर्जात यौगिक का पादप कोशिकाओं या अन्य जैविक कारकों द्वारा रूपांतरण जैव रूपांतरण कहलाता है। अर्थात जो बाहरी यौगिक हैं उनके कारण जो पादप कोशिकाओं में जो रूप चेंज होता है, यानी कि उनका जो रूप चेंज हो जाता है, उसे जैव रूपांतरण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एग्जेज एंजाइम के कार्य बताइएगा। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एग्जेज एंजाइम क्या है, इसका संक्षेप में वर्णन करिएगा, या एग्जेज एंजाइम कौन कौन से होते हैं। कई बार परीक्षा में विकल्प में पूछ लिया जाता है कि यह एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एग्जेज एंजाइम के कार्य बताइए या एग्जेज एंजाइम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जेज एंजाइम क्या है। तो ये एंजाइम दो अणुओं को संयोजक आबंध से जोड़ते हैं, अर्थात इनका ये जो एंजाइम का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है दो अणुओं को जोड़ना।
और किससे जोड़ते हैं? या संयोजक आबंध द्वारा जोड़ते हैं। इस क्रिया के लिए ऊर्जा न्यूक्लियोसाइड या त्रिफास्फेट के जल अपघटन से प्राप्त होती है। अर्थात कैसे? जैसे ATP या GTP के जल अपघटन से प्राप्त होती है। उदाहरण है जैसे कि गैलेट्यूथुआना सिंथेस। यह क्या है? ये इक्जेट एंजाइम है और इसका कार्य क्या है? यह एंजाइमों को दो अणुओं को संयोजक आबंध द्वारा जोड़ता है। पहली बात, इक्जेट एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो इक्जेट एंजाइम का कार्य होता है दो अणुओं को संयोजक आबंध द्वारा जोड़ना। दोस्तों समझ गए? तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पराग कोष कल्चर या पराग कोष कल्चर व परागण कल्चर से आप क्या समझते हैं? दोस्तों इस प्रश्न में दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि पराग कोष कल्चर क्या है और परागण कल्चर क्या है। दोस्तों हमने यह दोनों प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में ला दिए कि पराग कोष कल्चर व परागण कल्चर से आप क्या समझते हैं। तो इनसे दो प्रश्न हैं, समझ लीजिएगा। पराग कोष कल्चर किसे कहते हैं और परागण कल्चर किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं पराग कोष कल्चर और परागण कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विगुणित पौधों से अगुणित पौधों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पोषक पदार्थों पर पराग कोषों या परागणों को कल्चर करने के क्रम को क्रमशः पराग कोष कल्चर एवं परागण कल्चर कहते हैं। समझ गए दोस्तों? द्विगुणित पौधों से अगुणित पौधों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पोषक पदार्थ पर पराग कोषों या परागणों को कल्चर करने को क्रमशः पराग कोष कल्चर एवं परागण कल्चर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ताप उपचार व निम्न उपचार से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिएगा। तो ताप उपचार व निम्न उपचार ये दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ताप उपचार की। ताप उपचार क्या होता है? तो ताप उपचार में पौधों को 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनट से लेकर कई सप्ताह तक रखते हैं। अर्थात ताप उपचार में जो पौधे होते हैं उनको 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनट से लेकर कई सप्ताह तक रखते हैं। ताप उपचार में धनीय तथा धागे सदस्य वायरस एवं माइक्रोप्लाज्मा के विलोपन में सफलता मिलती है। अर्थात इस तकनीक द्वारा जो वायरस होते हैं छोटे छोटे, उनको नष्ट करने में सफलता मिलती है। लेकिन यह उपचार कई वायरसों के विरुद्ध प्रभावहीन होता है। यह जो ताप उपचार है यह सबके लिए कारगर नहीं है। यह कुछ ही वायरसों के लिए ही सफलता मिलती है नष्ट करने में, लेकिन यह हर वायरस पे इसका प्रभाव नहीं दिखता है। उसके बाद बात करते हैं निम्न ताप उपचार। यह जो निम्न ताप उपचार होता है दोस्तों, यह हर वायरस के लिए ही बनाया जाता है और इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। वायरस संक्रमित पौधों को लंबे समय तक कम तापमान अर्थात 5 डिग्री सेल्सियस पर रखने के बाद उनके प्रोग्रोह को पात्र कल्चर करने पर वायरस मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। उदाहरण क्राइसेंथेमस के पौधों को 4 महीने तक 5 डिग्री सेल्सियस पर रखने से बाद उनका प्रोग्रोह कल्चर किया गया। इस प्रकार प्राप्त पौधों में 67% क्राइमोसेम्थेस बोनापन वायरस से मुक्त थे। ताप उपचार की तुलना में निम्न ताप उपचार बेहतर होता है क्योंकि इससे पौधों को कम हानि पहुंचती है और यह अक्सर वायरस विलोपन में अधिक प्रभावशील होता है। तो दोस्तों जो ताप उपचार होता है उससे अधिक प्रभावशील कौन बताया गया ताप उपचार है? निम्न ताप उपचार, जो कि ताप उपचार से बेहतर है। कौन? निम्न ताप उपचार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पूर्ण सक्ताभी क्या है? पूर्ण सक्ताभी क्या है? तो इसका सही उत्तर है किसी भी पादप कोशिकाओं के वे सभी विकास जो कि एक जाइगोट में होते हैं। पूर्ण सक्ताभी क्या है? किसी भी पादप कोशिकाओं के वे सभी विकास जो एक जाइगोट में होते हैं। अर्थात एक कोशिका से पूर्ण भ्रूण का विकास करने की क्षमता को कोशिका की पूर्ण सक्ताभी कहते हैं। तो पूर्ण सक्ताभी से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है एक कोशिका से पूर्ण भ्रूण का विकास करने की क्षमता को कोशिका पूर्ण सक्ताभी कहते हैं। तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और इसका सही उत्तर आप जान चुके हैं कि इसका सही उत्तर क्या है पूर्ण सक्ताभी का। एक कोशिका से पूर्ण भ्रूण का विकास करने की क्षमता को कोशिका पूर्ण सक्ताभी कहते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर दोस्तों हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाकर आप
सबसे जल्दी और सबसे पहले सूचनाएं प्राप्त होंगी, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आप हर सब्जेक्ट की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी। आपको चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ में इसका जो पहला पार्ट बन चुका है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट संकलन क्या है? प्रोटोप्लास्ट संकलन से आप क्या समझते हैं या प्रोटोप्लास्ट संकलन क्या है? तो आपको बता दें, प्रोटोप्लास्ट संकलन में जिन दो जातियों या स्पेसीजों का प्रोटोप्लास्ट संकलन कराना होता है, उनके प्रोटोप्लास्टों का विलगन के बाद शोधन किया जाता है। दोनों के प्रोटोप्लास्टों को बराबर मात्रा में मिलाकर किसी एक विधि द्वारा संकलन करना प्रोटोप्लास्ट संकलन कहलाता है। तो प्रोटोप्लास्ट संकलन किसे कहलाता है? तो आपको बता दें कि दोनों के प्रोटोप्लास्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर किसी एक विधि द्वारा संकलन करना प्रोटोप्लास्ट संकलन कहलाता है। उत्तर। तो दोस्तों, आप जान चुके हैं कि प्रोटोप्लास्ट संकलन क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट संकलन में जिन दो जातियों या स्पेसीजों का प्रोटोप्लास्ट संकलन कराना होता है, उनके प्रोटोप्लास्ट का विलगन के बाद शोधन किया जाता है और दोनों के प्रोटोप्लास्टों को बराबर मात्रा में मिलाकर किसी एक विधि द्वारा संकलन कराना प्रोटोप्लास्ट संकलन कहलाता है। यानी कि जो भी आप दो जातियों का संकलन कराना चाहते हैं, उनका एक ही विधि द्वारा संकलन कराना प्रोटोप्लास्ट संकलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, काय के संकरण से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, हम आपके लिए जल्द ही एक नई क्विज लाने वाले हैं, जिसमें आपको सभी आपके जो पिछले गत वर्षों में जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि पिछले जो प्रश्न पूछे गए उनका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, आप निरंतर क्लास पर बने रहिएगा, जिससे कि आपको वीडियो जल्द से जल्दी प्राप्त हो। अब बात करते हैं कायिक संकरण क्या है। तो दो विभिन्न स्पेसीजों अथवा किस्मों के प्रोटोप्लास्टों के संकलन के संकर पौधे की प्राप्ति को कायिक संकरण कहते हैं। तो कायिक संकरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न स्पेसीजों अथवा किस्मों के प्रोटोप्लास्टों के संकलन के संकर पौधे की प्राप्ति को कायिक संकरण कहते हैं, तथा जो पौधे प्राप्त होते हैं ऐसे पौधों को कायिक संकर कहते हैं। तो दोस्तों, कायिक संकरण और कायिक संकर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें भी आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि कायिक संकरण और कायिक संकर क्या होता है। तो कायिक संकरण वो होता है दो अलग अलग स्पेसीजों अथवा किस्मों के प्रोटोप्लास्टों के संकलन के संकर पौधे की प्राप्ति को, अर्थात जो भी प्रोटोप्लास्टों द्वारा जो भी पौधा प्राप्त होता है तो उसको कायिक संकरण कहते हैं, पर जो पौधा प्राप्त होता है उस पौधे को कायिक संकर कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए परीक्षा में लाभदायक साबित हो।